देखो अपने आज एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। सेल से क्या बनता है? सेल्स मिलकर के कंबाइन होकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और जो टिश्यू होता है वो आगे किसके अंदर डेवलप होगा? अंग, अंग या ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन आगे किस में डेवलप होता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ये अपना एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। अब ये टिश्यू कैसे कंबाइन होगा? इसके अंदर काफी सारी सेल्स होती हैं। ब्लड के अंदर आप देखते हो, आपको तो लिक्विड दिखाई देता है ना, जैसे अपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लड, लिक्विड। लेकिन इसके अंदर सेल्स भी होती है, प्लाज्मा भी होता है, गैसेज भी होती हैं, आयंस भी होते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड के बारे में हमें पढ़ना। जैसे आप बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो ना बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर किसको? केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हो। उसी तरीके से एक स्पेसिफिकली हमें ब्लड की स्टडी करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी, ठीक है। और ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोपोइसिस। ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस के अंदर हम स्टडी करते हैं ब्लड किस तरीके से बनता है, कहां पे बनता है, जब आप बच्चे होते हो तब कैसे बन रहा है, उसके बाद में आप थोड़े से बड़े होते हो, अडल्ट होते हो, तब आपके अंदर ब्लड कहां पे बन रहा है, उसके थोड़े से बाद में ब्लड कहां पे बन रहा है, वो सारी प्रोसेस की स्टडी किसके अंदर करेंगे? हम हीमोपोइसिस के अंदर, ठीक है। तो ये सारा ब्लड के बारे में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है? एक टिश्यू। ब्लड क्या है? एक टिश्यू। और कैसा टिश्यू है? लिक्विड। जनरली आप देखते हो कि हमारी स्किन है वो क्या है? एपिडर्मिस। वो क्या है? एक एपिडर्मल टिश्यू है। उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। वैसे ही आपसे एक लाइन में पूछे कि ब्लड का फंक्शन क्या है तो क्या बोलोगे? ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन। ये आपके आयंस का ट्रांसपोर्ट करेगा। आपके यहां पे आपके ब्रेन के पास में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? आपकी ओवरऑल बॉडी की क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। चाहे लेंथ में हो, चाहे साइज में हो, चाहे शेप में हो, वो ग्रोथ करने का काम करेगा। तो उसको यहां से लेकर के आपके पैर तक, आपके हाथ तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। इसके अलावा आप रेस्पिरेशन करते हो, आप श्वसन करते हो। श्वसन के दौरान क्या लेते हो आप अंदर? ऑक्सीजन। और रिमूव क्या करते हो? CO2। तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? आपके ब्लड के थ्रू होगा। इसके अलावा आपने जो फूड लिया, आपने बॉडी के अंदर फूड लिया, वो फूड कहां पे जाएगा? आपकी सेल्स के थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू कहां पे जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। सेल्स के अंदर उस जो भी आपने फूड लिया है उसके अंदर दो प्रोसेस होगी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसके द्वारा फूड का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने ग्लूकोज खाया है, खाने के अंदर अपने जनरली क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एग्जाम्पल, मेजरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम? अरे ग्लूकोज ही तो खाते हैं ना। और वो ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, साथ में एनर्जी देगा। कौन कौन से पार्ट थे वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होगा। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? ब्लड के हैं। इसके अलावा जनरली हमारे टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबर्स। लेकिन ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर कोई भी फाइबर नहीं होता। दो फाइबर मेजरली होते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन का काम होता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सॉलिड बनाए रखना बॉडी को। इलास्टिन का काम होता है इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या है आपका? फाइबरलेस। ब्लड क्या है? फाइबरलेस। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड का एक और काम होता है, ब्लड का एक और काम होता है कि हमारे जितने भी आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस होते हैं, ये अलग अलग जगह पे जरूरत होती है हमारी बॉडी को, उनका ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है? आपका ब्लड करता है। जैसे हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर एक तो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा? कैल्शियम। तो वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा हार्ट के द्वारा ब्लड को जब पंप किया जाता है तो दो मेजर जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। एक होती है आपकी आर्टरीज और एक क्या होती है? वेन्स। आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड होता है? आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है और वेन्स के अंदर कैसा होता है? इम्प्योर। एक एक एक्सेप्शन मैंने बताए थे पीछे एक क्लास के अंदर, किसी के याद होगा? बताओ कौन सी ऐसी आर्टरी थी जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड था? इम्प्योर ब्लड का मतलब उस ब्लड के अंदर क्या ज्यादा है? CO2 का कंटेंट क्या है? ज्यादा है। कौन सा था? पल्मोनरी आर्टरी। कहां से कहां तक लेकर के जाती है ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट से कहां पे लेकर के जाएगी? लंग्स तक, फेफड़ों तक। और जो पल्मोनरी वैन होती है वो लंग्स से प्योर ब्लड कहां पर लेकर के आएगी? हार्ट तक। ये चीजें मैंने बताई थी, ये याद रखने की जरूरत है। तो ब्लड का आपको पूछे ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन? आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू। आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन कौन सा था? कैसा ब्लड होता है आर्टरीज के अंदर? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड के अंदर क्या चीज होती है? ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड होती है? ऑक्सीजन। और एक एक्सेप्शन कौन सा था? पल्मोनरी आर्टरी, जो ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक कर रही थी? हार्ट से लंग्स तक। उसका काम क्या था कि जो इम्प्योर ब्लड था जिसके अंदर क्या थी? CO2 थी, उसको लंग्स के थ्रू बॉडी से आउट करना। दूसरा, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जनरली कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ये क्या काम करती है? इम्प्योर ब्लड को हमारी सारी सेल से, हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन से कहां पर ला करके देती है? हार्ट को लेकर के आती है। और हार्ट से इसको क्या किया जाता है? हार्ट क्या मैकेनिज्म करता है? शुद्ध नहीं करता हार्ट। शुद्ध कहां पे होगा? लंग्स के अंदर। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या करना? पंपिंग। लेकिन एकमात्र ऐसी वैन जो प्योर ब्लड कैरी करती है, जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है, जो लंग्स से लेकर के आती है और कहां पे देती है? आपके हार्ट को देती है। कौन सी वैन थी? पल्मोनरी वैन। ठीक है, ये तो था, हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस ब्लड को, ये जो सारा का सारा ब्लड है, इसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस टाइप का कंटेंट इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। देखो, सबसे पहले जैसे ही इसको आपने ब्लड को एक ट्यूब के अंदर लिया, आप जनरली देखते हो, आपने सबने लगभग ब्लड सैंपल दिया होगा, तो उसको एक ट्यूब के अंदर लेते हैं। ब्लड को जैसे ही ट्यूब के अंदर लिया तो ब्लड के अंदर दो कंटेंट आपको मिलेंगे। एक जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हो? ब्लड प्लाज्मा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ब्लड का कौन सा पार्ट है? सेलुलर पार्ट। ये जो प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का कितना होता है? 55%। और ये जो सेलुलर पार्ट होता है ये टोटल ब्लड का कितना होता है? 45%। सेलुलर पार्ट को आप सब जानते हो कि कितने टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हो? रेड ब्लड सेल्स। सेकंड कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। और थर्ड कौन सी होती है? प्लेटलेट्स।
इसको सेपरेट कैसे करते हैं? जैसे आपने एक ट्यूब के अंदर ब्लड ले लिया, ये सेपरेट नहीं होता। इसको क्या करते हैं, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूज मशीन, अगर कोई लैब के अंदर गया होगा, उसके अंदर जब इसको रखते हैं तब इसका सेपरेशन होता है। प्लाज्मा ऊपर और नीचे कौन सा पार्ट रह जाता है? सेलुलर पार्ट रह जाता है। ये जो सेलुलर पार्ट होता है, इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स हैं। आरबीसी, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है, और प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 टाइप की सेल्स हैं ब्लड के अंदर। अब हम देखेंगे कि ब्लड का कंटेंट कितना होता है और क्वालिटी कितनी होती है। देखो, एक आप टर्म पढ़ते हो पीएच। पीएच क्या होता है? ये पीएच से आप क्या समझते हो? व्हाट इज पीएच? हाइड्रोक्सिल आयंस कितने प्रेजेंट हैं। कोई भी, चाहे वाटर हो चाहे कोई भी फ्लूइड हो, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं? हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं? ठीक है, उनकी प्रेजेंस को क्या बताता है? पीएच बताता है। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4, यानी कि स्लाइटली क्या होती है? एल्कलाइन या बेसिक पीएच होती है। क्या होती है? एल्कलाइन या बेसिक पीएच होती है। इसके बाद में आता है ब्लड की अमाउंट कितनी होती है। देखो, ब्लड की अमाउंट जनरली होती है 5 to 6 लीटर। फिर आप बताओ, आप टेस्ट करवाने जाते हो, आपने जनरली सुना होगा कि उसके अंदर तो 10 ग्राम ब्लड है, उसके अंदर 8 ग्राम ब्लड है। वो क्या होता है? देखिए, ब्लड का अमाउंट तो सेम रहता है, लेकिन ब्लड के अमाउंट के अंदर जो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो कितना है उसको क्या शो करता है? जो ग्राम के अंदर हम शो करते हैं वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर हमारा ब्लड क्या होता है? कलरफुल होता है। ठीक है, और कलरफुल में भी क्या होता है? रेड कलर का होता है। और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा होता है? बताओ। ये पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक पार्ट होता है इसका हिम, और दूसरा क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को शो करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या करता है? शो करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का ही काम होता है अपने साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच करना। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। अब हम देखेंगे वो जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो देखिए, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, आप बताएंगे मेरे को कितना परसेंटेज के अंदर था? 55% क्या होता है? ब्लड का प्लाज्मा होता है। ब्लड का प्लाज्मा होता है, ये होता है येलोइश कलर का। कैसा होता है ये? येलोइश कलर का। इसका जो येलोइश कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट का नाम है बिलिरुबिन। पिगमेंट का क्या नाम है? बिलिरुबिन। इस बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का जो कलर होता है, सॉरी प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलोइश। अब आप पूछोगे भी ये कैसे बन गया, ये कहां से आ गया पिगमेंट हमारे अंदर? तो अभी हमने बात की थी कि हमारे ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। अरे साधारण सी बात है, जैसे प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? क्लोरोफिल। टोमेटो रेड कलर के लिए कौन? लाइकोपीन। ये सारे उसी तरीके से हमारे प्लाज्मा के येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका बिलिरुबिन।
अब ये बिलिरुबिन कैसे बनता है? जैसे ही हमारी आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज, ठीक है, 120 दिन के बाद में आरबीसी नेचुरली क्या होने लग जाती है? डेड होने लग जाती है। ये डेड होने के बाद में इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका जो हिम वाला पार्ट है, उसके अंदर हिम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम आता है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा बिलीविरडीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? बिलीविरडीन के अंदर। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं आपको नॉलेज के लिए। वो बिलीविरडीन होता है ग्रीन कलर का, उसको बाद में बिलिरुबिन ऑक्सीडेज एंजाइम किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? बिलिरुबिन के अंदर। आपसे पूछे कि ये बिलिरुबिन है बना कैसे, तो बिलिरुबिन आप बताओगे कि हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से किसकी फॉर्मेशन हुई? बिलिरुबिन। जैसे ही हीमोग्लोबिन नष्ट हुआ तो उसके हिम वाले पार्ट से क्या बन गया? आपका बिलिरुबिन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके प्लाज्मा के येलोइश कलर के लिए। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जितने भी आपके हॉर्मोन्स होते हैं, सारे के सारे हॉर्मोन्स किसके अंदर होते हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें हॉर्मोन्स की, जैसे आपकी सबसे पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके बाद में पिट्यूटरी, उसके पास में कौन सी? पीनियल, उसके बाद में यहां पे कौन सी? थायराइड, उसके बाद में थोड़े से नीचे थाइमस, उसके बाद में आपके जो लंग्स, जो आपकी किडनी होती है, उसके ऊपर कौन सी? एड्रिनल। इन सारी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, एक्सक्रेशन के अंदर आप क्या क्या चीजें एक्सक्रेट करते हो? जैसे आपका यूरिया हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सक्रेटरी सब्सटेंस यहां पे होते हैं। इसके अलावा आयंस हो गए आपके। आयंस के अंदर कौन कौन से आयंस हो सकते हैं बताइए? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोरीन आयन हो गया। ये सारे के सारे आयंस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर। इसके अलावा आपके मिनरल्स हो गए, इसके अलावा आपके वाइटामिन्स हो गए, इसके अलावा आपकी काफी सारी गैसेज हो गई। ये सारे सब्सटेंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर बात करें, येलोइश कलर के लिए पिगमेंट कौन सा? बिलिरुबिन, ठीक है। ये हॉर्मोन्स को कैरी करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, जैसे हमने बात कर ली, मेजरली कौन सा होता है? यूरिया होता है। इसके अलावा आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड्स होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और क्या क्या चीजें होती है? गैसेज होती है। ये तो आ गया आपके ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट। अब हम देखते हैं सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट के अंदर सबसे जो पहला पार्ट है उसका क्या नाम है? आपका आरबीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का साइंटिफिक नेम अभी हमने पढ़ा था, ये आपके ब्लड के अंदर कितनी होती है? कौन बताएगा मेरे को? आरबीसी, अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड पढ़ा होगा आपने। फाइव, वेरी गुड, 5 to 5.5 इसकी अमाउंट कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है। इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड, इसका जो फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मैंने बोला था हीमोपोइसिस, ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला था? हीमोपोइसिस। वैसे ही आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सेल होती है स्पेसिफिक टाइप की, उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट सेल आगे कन्वर्ट होती है
एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है, उसको बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? रेटिक्यूलोसाइट्स। इस रेटिक्यूलोसाइट्स के अंदर, एक सेल के अंदर जनरली क्या क्या चीजें होती हैं? सेल के अंदर सबसे पहले सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस, इसके अलावा गोल्गी बॉडी, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके अलावा लाइसोसोम्स। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सेल कौन सी आई? एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट को बोलते हैं प्रीकर्सर सेल। प्रीकर्सर सेल का मतलब होता है इस सेल से दूसरी सेल्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट आपकी कन्वर्ट किस में हुई? रेटिक्यूलोसाइट्स के अंदर। अब ये जो रेटिक्यूलोसाइट्स है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी एक डिस्कोइडल सेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन, और इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी। जब ये मैच्योर होगी तो इसके अंदर से गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होती है आरबीसी के अंदर? आपने देखा होगा जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है उसको किसकी टैबलेट देते हैं? आयरन की। इसके अलावा दूसरी किसकी? फोलिक एसिड की। और विटामिन कौन सा देते हैं? B12। कौन सा विटामिन देते हैं? B12। देखा होगा ना किसी के अंदर ब्लड की कमी हो तो उसको आयरन की गोलियां दे दी, फोलिक एसिड दे दिया और विटामिन B12 दे दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये जो आपकी रेटिक्यूलोसाइट है इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? आरबीसी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बताओ ये सारे सेल ऑर्गन नष्ट हो गए तो इसके अंदर क्या बचा? सिर्फ हीमोग्लोबिन बचा। क्यों बचा हीमोग्लोबिन? क्योंकि हमें आरबीसी से केवल और केवल क्या करना है? गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना है। और वो गैसें किसके साथ जुड़ करके ट्रांसपोर्ट होंगी? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके। अगर इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गन्स होंगे तो हीमोग्लोबिन को क्या मिलेगा? स्पेस कम मिलेगा। ऑर्गन्स क्या करेंगे? जगह को कवर करेंगे। तो ये जो सेल इस हीमोग्लोबिन को गैसेज ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले, इसके लिए यहां पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? आपकी आरबीसी से सेपरेट हो जाते हैं। अब आती है आरबीसी की शेप। शेप कैसी होती है आरबीसी की? बाइकॉनकेव या डिस्कोइडल शेप होती है। बाइकॉनकेव या कैसी होती है? डिस्कोइडल शेप होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शेप ऑफ आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव एंड डिस्कोइडल शेप होती है। अब जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनके अंदर आरबीसी का नंबर क्या होता है? वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए मेल के अंदर जो आरबीसी का नंबर होता है वो होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। जबकि फीमेल के अंदर इसका नंबर कितना होता है? 4 to 4.5 मिलियन पर mm³। इसका कम होने का रीजन ये होता है कि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर आरबीसी का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन होती कहां पे है। अक्सर ये ब्लड बनता कहां पे है हमारा? तो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस कहां पे होगी? देखिए जिस टाइम आप मां के पेट में हो उसी टाइम बच्चे के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा मां के पेट में है, जब बच्चा बन रहा है, तो बच्चे के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है?
हार्ट बनता है। बच्चे के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो जब उनकी प्रेगनेंसी 1.5 महीने के करीब होती है तो वो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो करवाने जाती है। तो सबसे पहले बच्चे की क्या चेक की जाती है? धड़कन। आपने सुना होगा ना, कई औरतों के बच्चे डेड हो जाते हैं तो आपने सुनते हो कि उसके बच्चे की धड़कन नहीं आई। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बना? हार्ट। उससे पहले बच्चे के चारों ओर कुछ कवरिंग होती है, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। उनमें से एक मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं? यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक के थ्रू बच्चा अपना ब्लड खुद बना रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अपना ब्लड खुद बना रहा है। उसके बाद में बच्चे के अंदर डेवलप होता है एक और ऑर्गन जिसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर बच्चा बनाना शुरू करता है। उसके बाद में बच्चे के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं, जितनी भी बोन्स होती है, उन सारी बोन्स के बोन मैरो के अंदर बनाना चालू करता है। अब ये बोन मैरो क्या होता है? तो देखिए, अपने एक बोन की स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल। ये एक बोन है आपकी। बोन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, वैसे 3 पार्ट होते हैं। बोन के अंदर जो ऊपर वाले दोनों, जो किनारे वाले पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं उनको? एपिफाइसिस। ठीक है, नीचे वाले दोनों पार्ट क्या हैं? एपिफाइसिस। बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। यहां पर एक पार्ट और होता है, उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। लेकिन जब बोन मैच्योर हो जाती है, जब आप अडल्ट हो जाते हो, उसके बाद में वो पार्ट बोन के अंदर नहीं बचता है। मेजरली बोन्स के अंदर कितने पार्ट है आपके? ऊपर वाले किनारे वाले पार्ट कौन से? एपिफाइसिस। और बीच वाला पार्ट कौन सा है आपका? डायाफाइसिस। तो अब देखो एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है? एपिफाइसिस के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। उसका क्या नाम होता है? रेड बोन मैरो। क्या नाम होता है उसका? रेड बोन मैरो। ये जो आपका रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो आपके तीनों टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कौन करता है आपके? रेड बोन मैरो। अब जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट के अंदर एक और सब्सटेंस भरा होता है, लिक्विड सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं YBM, येलो बोन मैरो। इसको क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो। ये कोई भी टाइप की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका काम होता है फैट का स्टोर करना। क्या करना? फैट का स्टोर करना। जो भी एक्स्ट्रा फैट्स बनती हैं उसको कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में या अदर फैट के डेरिवेटिव की फॉर्म में ये क्या करता है? स्टोर करता है। अब आपसे पूछता हूं कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। ठीक है, अब ब्लड की फॉर्मेशन जिस टाइम आप क्या होते हो? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हो, जिस टाइम आप क्या हो? एम्ब्रियो हो, ठीक है, मां के पेट के अंदर हो, उस टाइम ब्लड कहां पे बनता है? यॉर्क सैक के अंदर। उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है लीवर। क्या डेवलप हो जाता है? लीवर। जैसे ये धीरे धीरे की प्रोसेस है, जैसे आप 3रे महीने के करीब होते हो, 4थे महीने के करीब होते हो, तो आपके लिम्स डेवलप होते हैं, हाथ और पैर। उसके बाद में आपके 5वें या 6ठे महीने के एंड के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हेयर्स आने डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपने देखा होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसने बनाया ब्लड? लीवर ने, सॉरी यॉर्क सैक ने। उसके बाद में किसने बनाया? लीवर ने। उसके बाद में जिस टाइम आप थोड़े से बॉडी से आपने बर्थ ले लिया,
आपकी एज है 6-7 साल, उस टाइम तक आपकी सभी बोन्स क्या बनाती हैं, आपके ब्लड की फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसे ही आप क्या होते हो, अडल्ट, आपके अंदर क्या आती है, प्यूबर्टी आती है, तो ओनली लॉन्ग बोन्स के ओनली लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर किसने बनाया, योक्सेक ने, उसके बाद में किसने बनाया, लीवर ने, उसके बाद में किसने बनाया, सारी बोन्स के बोन मैरो ने। उसके बाद में जैसे ही आप अडल्ट हुए, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा, तो आपके ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस कहां पे होने लगी, सिर्फ लॉन्ग बोन के बोन मैरो के अंदर। और उसमें भी मेजर पार्ट, मेजर यानी 60% से अबो पार्ट आपकी लंबी बोन्स, हाथ की सबसे ऊपर वाली ये वाली बोन ह्यूमर्स, नीचे हाथ के दो रेडियस एंड अल्ना, ये जो थाई वाली बोन फीमर, नीचे दो बताओ कौन कौन सी, टिबिया एंड फिबुला, इन बोन्स के अंदर मेजरली ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसीलिए किसी की बोन ब्रेक होती है तो उस वजह से उसके अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया क्या, आरबीसी के बारे में और ब्लड की फॉर्मेशन कहां पे होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी बहुत सारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो भी इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जैसे सबसे पहले एक ग्लैंड आती है आपकी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं हम कि ये ब्लड फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, क्या नाम होता है उसका, थायरोक्सिन। क्या नाम होता है, थायरोक्सिन। किसी के अंदर थायराइड की जो ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, कम एक्टिव है या ज्यादा एक्टिव है, तो उसके अंदर भी ब्लड की अमाउंट नॉर्मल आपको कभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में एक ग्लैंड आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, कहां पे होती है, अभी बताया था मैंने, कहां पे होती है बताइए, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर होती है क्या, ऊपर होती है। किडनी जो राइट और लेफ्ट किडनी दोनों होती है ना, उनके ऊपर की तरफ क्या होती है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स और एक क्या होता है, एड्रिनल मेडुला। जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एड्रिनल ग्लैंड की जो शेप होती है उसके अंदर जो कोर्टिकल रीजन है, कोर्टिकल रीजन के अंदर सबसे बाहर वाला होता है जोना, ग्लोमेरुलोसा। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद में जो सेकंड इसका पार्ट होता है उसका नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ये जो हार्मोन होता है यही आपका रोल प्ले करता है इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हुआ, आपके ब्लड की फॉर्मेशन के अंदर ये भी रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अंदर एक और कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है, इसके अंदर अंदर वाली कवरिंग, सबसे लास्ट वाली कवरिंग
ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं? सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कौन सी ग्लैंड के बारे में हमने बात की है? ये बात करी है हमने कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट मैंने बताए हैं, एक तो होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट और एक होता है मेडुला वाला। मेडुला वाला पार्ट वही होता है जो दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन, जो आपके फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट, जिस टाइम आपको डर लग रहा होता है उस टाइम बॉडी पे एक्टिव रहते हैं। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा, ये मिनरलोकोर्टिकोइड, ये आपके मिनरल्स आयंस के अंदर बॉडी के बैलेंस का काम करेगा। जोना जो फेसिकुलेटा है उसका कौन सा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये क्या करेगा? आपके इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसके अलावा हमने अभी बात की थी ब्लड फॉर्मेशन के अंदर एक और हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये भी रोल प्ले करता है। इसी की वजह से ही आरबीसी का काउंट जो मेल के अंदर क्या था, फीमेल के कंपेयर में ज्यादा था। ठीक है, इसके अलावा ये सारी ग्लैंड्स आ गई। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है एएनएफ फैक्टर, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर्स। ये भी इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर प्ले करता है? ब्लड फॉर्मेशन के अंदर प्ले करता है। ये जो ग्लैंड्स हैं इनका रोल है किसके अंदर? ब्लड की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब आरबीसी की संख्या नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी थी बताइए? 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। अगर नॉर्मल से ये संख्या इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी का नंबर नॉर्मल से इंक्रीज होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया। अगर नंबर हो जाए आरबीसी का डिक्रीज, क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? इरिथ्रोपीनिया। उस कंडीशन को क्या बोलोगे? इरिथ्रोपीनिया। ठीक है, इरिथ्रोपीनिया के अंदर क्या होता है? जो आरबीसी का नंबर होता है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी? आरबीसी के अंदर। क्विक रिवाइज करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का नंबर कितना होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? ठीक है, फीमेल के अंदर मेल के कंपेयर में कम होता है, 4 to 4.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकॉनकेव या डिस्कोइडल। आरबीसी की फॉर्मेशन करने के लिए जो प्रीकर्सर सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। जो आगे डेवलपमेंट की फेज में कन्वर्ट होती है किसके अंदर है? रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। और रेटिकुलोसाइट्स के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? जो नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, आपके ईआर, लाइसोसोम, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की प्रेजेंस बॉडी के अंदर होती है तो रेटिकुलोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आरबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज के बाद में ये आरबीसी चली जाती है। हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। यहां पे नष्ट नहीं होती, कुछ आरबीसीज आपके लीवर के अंदर जाकर के भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा था आरबीसी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आपके डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या था? साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स। तो आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमने बोला था इरिथ्रोपोइसिस। वैसे ही आपके डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या है?
बताइए इसका फॉर्मेशन हो कहां रहा था? रेड बोन मैरो में ही हो रहा था ना, ठीक है। रेड बोन मैरो के अंदर ही तीनों आपकी बनती है, आपकी तीनों ब्लड सेल्स बनती है। अब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इसका अमाउंट कितना होता है? 6,000 to 8,000, ठीक है। वहां पे कितना था आरबीसी का? पर mm क्यूब, ठीक है। और इसका क्या है उसके कंपेयर में? बहुत ही कम है, 6,000 से 8,000 पर mm क्यूब, ठीक है। या 100 ml के अंदर भी ये होता है। उसके बाद में आरबीसी, जो आरबीसी का तो मेन काम क्या था? गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना। यहां पर इसका मेन काम क्या होता है? इम्यूनिटी का। क्या होता है इसका मेन काम? इम्यूनिटी या डिफेंस के अंदर इसका मेन काम होता है, ठीक है। अब जो आपकी डब्ल्यूबीसी है वो होती है दो टाइप से। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप से होती है? दो टाइप से। नंबर 1 पे आती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी क्या आती है आपकी? ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल पता है किसी को? नाम सुना होगा आपने। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स। जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट, जबकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? न्यूक्लिएटेड, जबकि आरबीसी क्या होती है? ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसी क्या होती है? ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। अब हम फर्दर डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी डब्ल्यूबीसी आती है बेसोफिल। क्या आती है? बेसोफिल्स। सेकंड जो आती है डब्ल्यूबीसी उसको बोलते हैं एसिडोफिल्स। इसका दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इओसिनोफिल्स। और थर्ड पे आती है न्यूट्रोफिल्स। थर्ड पे क्या आती है? न्यूट्रोफिल्स। टोटल डब्ल्यूबीसी है ना, उसका बेसोफिल होती है केवल 0.5 से लेकर के 1%। मान लीजिए अपने पास 100% डब्ल्यूबीसी है तो केवल उसका 0.5 से 1% क्या होगी आपकी? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के अंदर क्या होता है? ये इसका जो न्यूक्लियस होता है, मान लो आप बेसोफिल की शेप देखोगे ना, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 से 3 लोब होते हैं। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ठीक है। सेकंड, ये 3 सब्सटेंस सीक्रेट करती है। क्या करती है ये? 3 सब्सटेंस। नंबर 1 पे आता है आपका हिस्टामाइन। क्या आता है? हिस्टामाइन। सेकंड पे आता है सेरोटोनिन। सेकंड पे क्या आता है? सेरोटोनिन। और थर्ड पे आता है हिपेरिन। थर्ड पे क्या आता है? हिपेरिन। ये क्या होते हैं तीनों सब्सटेंस? इनके बारे में बात करते हैं। हिस्टामिन का काम होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी वेसल्स बताई थी मैंने आपकी? आर्टरीज एंड वेन्स, सीरा और धमनी। उनके अंदर जो वेसल्स होती है उनको क्या करता है? वेसोडायलेटर। यानी कि जो वेसल्स होती हैं उनको क्या करेगा? डायलेट करेगा। क्या करेगा? डायलेट करेगा। मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, तो उसके ऊपर हमने डाल दिया आपका हिस्टामाइन, तो ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। तो बताइए पहले ये थी, अब ये थी, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। फ्लो तो बढ़ेगा ना। जैसे आपने एक छोटी पाइप लगा रखी है पानी के लिए, आपको वाटर टैंक को खाली करना है और वहीं पे आप बड़ी पाइप लगा दोगे तो फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ब्लड का प्रेशर
प्रेशर इतनी चौड़ी हो गई तो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ब्लड का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो आपका जो हिस्टामाइन होता है, जो हिस्टामाइन होता है, ये ब्लड फ्लो को क्या करता है? इंक्रीज करता है, जबकि ब्लड प्रेशर को क्या करता है? डिक्रीज करता है, कम करता है। उसके बाद में सेरोटोनिन क्या होता है? ये तो डायलेट करता है वेसल्स को, ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या हो गया? पहले आपकी ब्लड वेसल्स ये थी, अब ये क्या कर देगा? इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इसको पतली कर देगा, इसको क्या कर देगा? नैरो कर देगा। तो आप बताइए, जब वेसल्स नैरो हो गई तो ब्लड का फ्लो बढ़ा या घटा? घटा। जबकि ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर का मतलब क्या होता है? बीपी का मतलब क्या होता है? मान लो आपकी ये वेन्स हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड जो फ्लो करेगा वो इसकी वॉल पर, वैन की वॉल पर जो दबाव डालेगा, जो प्रेशर डालेगा, वही तो क्या है? ब्लड प्रेशर है। ठीक है। हिपेरिन हमारे ब्लड के अंदर ये एक नेचुरली सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड के अंदर क्लोटिंग को रोकता है। जब आपका ब्लड आपकी वेन्स और आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है तो उस टाइम ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है? आपका हिपेरिन। तो तीनों सब्सटेंस, बेसोफिल का काम क्या हो गया? 3 सब्सटेंस का सिक्रेशन करना। सबसे पहला हिस्टामाइंस, इसका काम क्या होता है? वेसल्स का डायलेशन, वेसल्स का डायलेशन करना। सेरोटोनिन का काम क्या होता है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। हिपेरिन का काम क्या होता है? एंटीकोगुलेंट की फॉर्मेशन करना। एंटीकोगुलेंट को हिंदी में क्या बोलोगे आप? प्रतिस्कंदक। क्या बोलोगे? प्रतिस्कंदक। ठीक है। अब आता है आपका सेकंड, एसिडोफिल या इयोसिनोफिल्स। ये जो टोटल आरबीसी होती है उसकी कितनी होती है? 2 से 3%। कितनी होती है? 2 से 3%। इसकी अगर शेप देखें तो इसके अंदर क्लियरली जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्लियरली कितने लोब होते हैं? 2 लोब। यानी कि कैसी कंडीशन होती है? बाइलोब्ड कंडीशन होती है। न्यूक्लियस की कैसी कंडीशन होती है? बाइलोब्ड कंडीशन होती है। इसका काम होता है जितनी भी आपकी एलर्जिक प्रोसेस होती है जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी हुई तो उसको रोकने का काम कौन करेगी? एसिडोफिल या इयोसिनोफिल। कैसे करेगी? जैसे ही आप किसी भी धूल या डस्ट पार्टिकल के संपर्क में आते ही आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस शुरू होगी। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ही धूल गई अंदर जाते ही आपकी एक सेल होती है मास्ट सेल। क्या नाम होता है? मास्ट सेल्स। वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो एक्टिवेट होकर के हिस्टामाइन वगैरह का सिक्रेशन करेगी, जिसकी वजह से म्यूकस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी। इसीलिए तो आपके छींक वगैरह चालू हो जाती है ना, नाक से वाटर वगैरह आने लग जाता है, वो क्या है? म्यूकस है। तो उसको रोकने का काम कौन करेगी? आपकी एसिडोफिल या इयोसिनोफिल। सेकंड ये काम करती है, बाहर से कोई भी इंफेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? आप किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन के संपर्क में आते हो तो आते ही ये उसको नष्ट करने का काम कौन करेगी? एसिडोफिल करेगी। तो ये दोनों काम किसके हैं? आपके एसिडोफिल या इयोसिनोफिल के। उसके बाद में आती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये होती है आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब 60 से 65%। टोटल डब्ल्यूबीसी की 60 से 65% क्या होती है? आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं? काफी सारे लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? काफी सारे लोब्स होते हैं। 3 से 5 लोब्ड होती है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लोब्ड। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लोब्ड। और ये क्या काम करती है? ये एक आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस करेगी जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जिसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब इस फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? ये है आपकी बॉडी की फर्स्ट फैगोसाइटिक एजेंट।
अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आया तो आते ही ये एक स्पेसिफिक सेल्स होती है मैक्रोफेज, उनको जाकर के एक्टिवेट कर देती है, वो उस बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद में ये कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करके उसको नष्ट कर देती है। तो ये काम कौन करेगा, आपकी न्यूट्रोफिल्स। दोबारा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सी सेल पढ़ी, बेसोफिल। बेसोफिल क्या होती है, सबसे कम अमाउंट के अंदर होती है। टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होती है, 0.5 से 1% के बीच में होती है। इनका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कितने लोब होते हैं, 2 से 3 लोब होते हैं। और ये 3 सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। सबसे पहला सब्सटेंस कौन सा है, हिस्टामाइन। सेकंड कौन सा है, सेरोटोनिन। थर्ड कौन सा है, हिपेरिन। हिस्टामाइन का काम क्या होता है, वेसल्स को डायलेट करना, वेसल्स को डायलेट करना, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेरोटोनिन इसके ठीक विपरीत काम करता है, किसके, हिस्टामाइन के। ये तो वैसोडाइलेशन कर रहा था, ये क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा कि जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, पहले से क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम, जबकि ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो हिपेरिन होता है वो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। इसका मतलब जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा है तो वो जम ना जाए, उसका थक्का ना बन जाए, उसको रोकने का काम कौन करता है, आपका हिपेरिन। तो ये तीनों सब्सटेंस है, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। कौन सीक्रेट करती है, बेसोफिल। सेकंड आती है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। ये कितने परसेंटेज के अंदर होती है, 2 से 3%। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। ये क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी एलर्जिक, एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने का काम करती है। सेकंड क्या करती है, बाहर से कोई भी इंफेक्शन होता है उसको रोकने का काम कौन करती है, एसिडोफिल या इओसिनोफिल। थर्ड आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, सबसे ज्यादा आपके ब्लड के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, 3 से 5 लोब वाला, उसको क्या बोलते हैं अपने, मल्टी लोब। और इसका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कैप्चर करके जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर है उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, 2 टाइप की सेल्स और हैं। एक होती है आपकी मोनोसाइट्स, क्या होती है, मोनोसाइट्स। और एक होती है आपकी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स टोटल डब्ल्यूबीसी की होती है 6 to 8%। टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 6 to 8%। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये किस टाइप का ऑर्गन है, ये हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का ये कौन सा ऑर्गन है, किडनी या बीन शेप। कैसा होता है, किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस होता है इनका। इसका भी काम होता है आपके फैगोसाइटोसिस के अंदर। इसका भी क्या काम होता है, फैगोसाइटोसिस के अंदर। और ये क्या होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के अंदर साइज के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, आपकी मोनोसाइट्स। इसका काम भी क्या है, आपके फैगोसाइटोसिस के अंदर। ठीक है, तो स्पेशलिटी क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस है। काम इसका भी क्या है, फैगोसाइटोसिस का है। ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, मान लो कोई पैथोजन छोटा आया तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स। अगर कोई बड़ा पैथोजन आया तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगी, मोनोसाइट्स। अब आती है लिम्फोसाइट्स। ये टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 20 to 25%। कितनी होती है, 20 से 25%। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है लार्ज। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, राउंड एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। और ये होती है आपकी स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। कैसी डब्ल्यूबीसी है ये, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। इसके अलावा इसका काम होता है आपके बी एंड टी सेल, पढ़ा होगा ना बी एंड टी सेल्स।
बोन मैरो सेल एंड थाइमस वाली सेल्स, इनको क्या करना, एक्टिवेट करना। ये किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, आपकी ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। देखिए दोबारा से, मोनोसाइट्स टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना है, 6 to 8% है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, किडनी या बेन शेप न्यूक्लियस है। इसके अलावा इनका जो फंक्शन है वो क्या है, फैगोसाइटोसिस। कैसे एजेंट्स का फैगोसाइटोसिस करेगी, ये लार्ज एजेंट्स का फैगोसाइटोसिस करेगी। और ये डब्ल्यूबीसी कैसी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। जबकि लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होती है, 20 से 25%। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। ओवरऑल न्यूक्लियस जरूर बड़ा है, लेकिन वैसे ये साइज के अंदर क्या है, स्मॉल है। ये बी एंड टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेंगी। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना था, 6000 से 8000। डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल से कम हो जाना क्या कहलाता है, ल्यूकोपीनिया। क्या कहलाता है, ल्यूकोपीनिया। अब इंक्रीज हो जाए डब्ल्यूबीसी का नंबर तो कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर नंबर हो जाए बहुत ज्यादा इंक्रीज तो ये बन जाता है एक टाइप का कैंसर। क्या बन जाता है, कैंसर, जिसको कौन सा कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर। एकमात्र ये कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर क्या है, पॉसिबल है। बाकी सारे कैंसर का हो या ना हो, लेकिन इस कैंसर का ट्रीटमेंट काफी हद तक अगर अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका ऑर्डर। आपने पढ़ा कितनी कितनी परसेंटेज के अंदर कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी थी। तो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सी थी, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, लिम्फोसाइट्स। वेरी गुड, कौन सी थी, लिम्फोसाइट्स। थर्ड नंबर पे कौन सी थी, वेरी गुड, कौन सी थी, मोनोसाइट्स। फोर्थ नंबर पे कौन सी थी, कौन सी थी, दूसरा नाम क्या था इनका, और लास्ट कौन सी थी सबसे कम, अगर इनकी परसेंटेज लिखें अपने तो बताओ, 60-65% ये थी। लिम्फोसाइट कितनी थी, मोनोसाइट्स कितनी थी, ये कितनी थी, और ये कितनी थी। ठीक है, ये ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी कौन सी है आपकी, न्यूट्रोफिल्स। अब बचता है लास्ट पार्ट आपके ब्लड का, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक और सेल्स जिसका नाम बताओ आप, कौन सी रह गई, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या था, फास्ट बोलो, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब बताओ आपने इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोला था, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस। वैसे ही इसके फॉर्मेशन को क्या बोलोगे, और इसका फॉर्मेशन कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था,
रेड बोन मैरो के अंदर ही बनी थी ना। देखो अब इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, ये आपके चोट लगने पर ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन का काम करेगी। हमने पढ़ ली तीनों सेल्स। आरबीसी का काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का। इसका काम क्या था, डब्ल्यूबीसी का, इम्यूनिटी या डिफेंस का। इसका काम क्या था, क्लोट की फॉर्मेशन करने का काम था। अब आरबी जो प्लेटलेट्स होती है इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, थ्रोम्बोपोइसिस। जो आरबीसी थी उसकी फॉर्मेशन सबसे पहले प्रीकर्सर सेल कौन सी थी, इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हुई, रेटिकुलोसाइट। वैसे ही इसकी जो प्रीकर्सर सेल है उसको क्या बोलोगे, मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलोगे, मेगा कैरियोसाइट्स। ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है ये काफी सारे टुकड़ों में टूट जाती है और उन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। उन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब प्लेटलेट्स होती है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ वीक्स का होता है। लाइफ स्पान क्या होता है इनका, कुछ वीक्स का लाइफ स्पान होता है, उसके बाद में ये डीनेचर हो जाती है। इसके अलावा ये होती है फास्टली रैप्चर। फास्टली रैप्चर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक डिजीज होती है, एक फीवर होती है, उसको क्या बोलते हैं, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर्स के अंदर आपने सुना होगा प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल भाषा में बताते हैं ना कि प्लेटां डाउन आ गई। प्लेटां कोई वो वाली प्लेटें नहीं होती। कौन सी प्लेटें होती हैं, ये प्लेटलेट्स होती है। इनका नंबर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर इनका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर mm³ के बीच में इनका क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर। इनकी शेप रेगुलर नहीं होती, इनकी शेप चेंज होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया की एक फिक्स शेप होती है, हर एक सेल की एक फिक्स शेप होती है, लेकिन इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। तो दोबारा देखिए, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। और इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। थ्रोम्बस, इसका जो इसके नाम को देखें तो इसका फंक्शन हमें इसके नाम में ही इंडिकेट हो जाता है, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन। इसके अलावा फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस बोल दिया। इसकी प्रीकर्सर सेल कौन सी है, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स आगे डिवाइड हो जाती है और किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, प्लेटलेट्स की। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है, कुछ वीक्स का होता है। और ये फास्टली रैप्चर होती है, जल्दी जल्दी बनती रहती है और जल्दी जल्दी रैप्चर होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा डेंगू आने के बाद में कोई पेशेंट है, उसका सुबह ब्लड टेस्ट करवाया प्लेटलेट्स, तो सुबह उसके थी मान लो 40,000, शाम को करवाएंगे, मेडिसिन वगैरह डाइट वगैरह अच्छी हुई तो कितनी आ सकती है, 70,000 आ सकती है या कम भी आ सकती है। ठीक है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर mm³ होती है। और ये कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है। अब हम तीनों सेल्स को फास्टली देखते हैं कि तीनों सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें थी। तीनों सेल्स की फॉर्मेशन कहां पे होती है बताइए, रेड बोन मैरो के अंदर। अमाउंट बताइए तीनों सेल्स की, और ये कितनी थी,
और ये कितनी थी? अब बात करते हैं इनके कलर की। तो इनका कलर कैसा होता है? रीजन क्या है रेड कलर का? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इनका कलर कैसा होता है? कलरलेस होती है, इनका कोई भी कलर नहीं होता। और जिसका कोई भी कलर नहीं होता वो उसका कलर क्या होता है? व्हाइट ही होता है। ठीक है। उसके बाद में ये भी क्या होती है आपकी? कलरलेस होती है, इनका भी कोई भी कलर नहीं होता है। पिगमेंट सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो इनका क्या फंक्शन था? इनका क्या फंक्शन था? और इनका क्या फंक्शन था? अब बात करते हैं इनके लाइफ पीरियड की, लाइफ स्पान की। ये कितने दिन जिंदा रह रही है? ये कुछ हफ्तों तक रहती है और ये 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही नष्ट हो जाती है। और इन सारी सेल्स का जो नष्ट होने का स्थान है वो क्या होता है? स्प्लीन और आपके लीवर। लीवर के अंदर जाकर के आरबीसी तो कन्वर्ट होती है एक सब्सटेंस जो प्लाज्मा के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बिलिरुबिन। ठीक है। वही सब्सटेंस आगे जाकर के, बिलिरुबिन था ना, वो आगे जाकर के 2 सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेकोबिलिन जिसको बोलते हैं। वो जो स्ट्रेकोबिलिन है आपके अनडाइजेस्टेड फूड जो टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? स्ट्रेकोबिलिन। स्ट्रेकोबिलिन आपसे पूछे किससे बना? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टूटा, हिम पार्ट से क्या बना? बिलिरुबिन। और वो बिलिरुबिन आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हुआ? स्ट्रेकोबिलिन, जो आपके फीकस या टॉयलेट के कलर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने सारी की सारी ब्लड की सेल्स के बारे में पढ़ा। फास्टली मैं इनके बारे में बताता हूं आपको। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपके ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। कितना? 45%। और जो रेस्ट 55% पार्ट होती है वो कौन बनाती है? प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। ब्लड नॉर्मली एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर 5 से 6 लीटर होगा, लेकिन वो जो ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7.4। एल्कलाइन होती है स्लाइटली। ठीक है। क्योंकि अगर एल्कलाइन नहीं होगी तो काफी सारे सब्सटेंस उसके अंदर जो प्रेजेंट है, हार्मोन, आपके आयंस, मिनरल्स, उसको डीनेचर कर देगा। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम लास्ट इस ब्लड का पूरा है। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा के तीनों प्रोटीन्स, एक प्रोटीन होता है आपका और बताइए, और बताइए, एक और रह गया, ये तीनों प्रोटीन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का जो फंक्शन होता है ये आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। और इसका काम भी होता है आपके क्लॉट फॉर्मेशन का। रक्त का थक्का है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? एक सब्सटेंस बनेगा जिसको बोलते हैं, जैसे ही आपके चोट लगी तो उस पहले इस पे प्लेटलेट्स आकर के इकट्ठा होंगी, वो एक सब्सटेंस बनाएगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। वहां से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा थ्रोम्बोकाइनेज,
वो आपके प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस होता है जो आपके लिवर के अंदर बनता है विटामिन के की प्रेजेंस के अंदर, उसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। और वो जो थ्रोम्बिन है इस फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन की स्ट्रक्चर सिंपल होती है इस तरीके की, लेकिन जैसे ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी और वहां पर डेड टिश्यू आकर के जमा हो जाएंगे और ब्लड का थक्का आपके बन जाएगा। ठीक है, तो इसका काम फाइब्रिनोजन का क्या है, ब्लड के क्लोट की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबुलिन आप देखते हो 3 टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स जितने भी होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन से। और गामा ग्लोबुलिन होता है, ये काम करता है किसका, इम्यूनिटी का। गामा ग्लोबुलिन आपने देखा होगा, नाम सुने होंगे ना, कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप के होते हैं, IgA, IgE, IgD, IgM। ठीक है, और जो IgG होती है वो मां से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होती है, और मां के दूध के अंदर जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर कौन सी होती है, IgA। कौन सी होती है, IgA। तो ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद में एल्ब्यूमिन का काम होता है, ये बनाता है ओस्मोटिक बैलेंस। ये जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका ओस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये इतना सा अपना था, ब्लड के बारे में हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ लिया है। ठीक है।